नमस्कार दोस्तों, F4 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है उसके अंदर 11 जून 2025 शिफ्ट 2 के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज की क्लास 14 है, जिसके अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 के जो मैथ्स के क्वेश्चन आए उनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। आने वाले एग्जाम के अंदर अपना टारगेट है 30/30 मार्क्स लाना। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास कुछ इस तरीके से है कि किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः 47.4 61.6 है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ा समुच्चय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है। इसको सोल्व करके अपन इसको इसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। अपने पास जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माध्य और बहुलक का जो वैल्यू है वो दे रखा है 47.4 और 61.6। ठीक है। बहुलक की वैल्यू यहाँ पे है 61.6 इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, इसको मान लेते हैं एक्स, माइनस, सॉरी माध्यिका निकालनी है, हाँ बिल्कुल एक्स, 2 इंटू माध्य की वैल्यू है 47.4, तो 47.4 कर देंगे। इसको सोल्व किया, 3x हो गया। इसको इधर ले लेते 3x को, इधर गया तो 61.6 प्लस 2 इंटू 47.4। ठीक है। हम इसको सोल्व कर लेंगे। 61.6 प्लस ये कितना हो गया, 8, 14, 9। ठीक है, 94.8, ये हो गया 3x। अभी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इनको जोड़ लेंगे पहले तो 6 8 61.8 प्लस 94, सॉरी 61.6 प्लस 94.8। ठीक है, ये कितना हो गया 156.4। इसमें 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 52.13। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अपने पास चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, जिसके अंदर पी क्यू आर एस का क्रमिक अनुपात 2:8:3:7 है। पी क्यू आर एस किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसका अपन को आकलन करना है। ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि कोण, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का ये जो योग होता है टोटल, वो होता है 360 डिग्री टोटल। ठीक है। अपने पास जो है कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:8:3:7। ठीक है। टोटल कितने अनुपात हो गए, 2:8:10 और ये 10:20, मतलब टोटल अनुपात 20 है और टोटल जो अपने पास एंगल है वो 360 डिग्री है। ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 18। जब 360 डिग्री में 20 से डिवाइड करेंगे तो 18 आता है। तो अब इनके जो वैल्यू है वो कोण के अंदर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 ना 36, ये होगा 144। ये 18 को 3 से 54 और 18 से 126। यहाँ पर हम जो चीज चेक करेंगे कि दो दो कोणों का योग कितना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोण P प्लस कोण Q का जो योग करेंगे अपन तो कितना आएगा, 6 4 10, 180 डिग्री। ठीक है। कोण Q प्लस कोण R का जो योग है वो कितना है, 8, 198 डिग्री। R प्लस S का योग करेंगे अपन 54 और 126 कितना हुआ, 180 डिग्री। और S प्लस P का योग करेंगे 12, 6, 162 डिग्री। ठीक है। जब दो कोणों का योग जो है पी क्यू और आर एस 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से कोण ये बनेगा अपने पास, पी क्यू आर एस। ठीक है। पी और क्यू के कोणों का योग बराबर होता है, आर और एस के कोणों का योग बराबर होता है। अपने पास ये
चतुर्भुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, कुछ इस तरीके से चतुर्भुज बनेगा, और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एक वृत्त के पी एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंदु पी से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि पी ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए बी 7 सेंटीमीटर है, जहां पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। कुछ इस तरीके से है ये हो गया अपने पास वृत्त। ठीक है, ये हो गया वृत्त अपने पास। ये हो गया इसका त्रिज्या से कोई पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है अपने पास क्या, पी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सेंटर, केंद्र ओ। इसके बाद बोल रहा है कि पी से खींची गई एक छेदक रेखा। तो छेदक रेखा कुछ इस तरीके से मान लेते हैं अपन। ठीक है, अपने पास ओपी दे रखा है कितना, ओपी दे रखा है 17 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं अपन ए, इसको मान लेते हैं अपन बी। तो पी ए की वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर है, और ए बी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अपन को आर ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका अपने पास कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई स्पर्श रेखा होती, अगर कोई स्पर्श रेखा होती है तो इसको मान लेते हैं अपन टी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, क्योंकि अपने पास अगर ये पीटी आ जाता है तो अपन क्या कर लेंगे, कुछ इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, टोटल अपने पास दर के 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकालनी आर। अगर ये वैल्यू आती तो अपन आर निकाल लेते, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीटी स्क्वायर, पी ए की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, और पीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 + 7 15। तो पीटी स्क्वायर इक्वल इक्वल टू 120, और पीटी की वैल्यू जाएगी यहाँ पे √120। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर की वैल्यू की 17 का स्क्वायर। ठीक है, ओटी स्क्वायर आर निकालनी है तो ये आर स्क्वायर, पीटी स्क्वायर कितना है 120। यहाँ से आर स्क्वायर के करेंगे अपन तो ये कितना होगा, 289 माइनस 120 करेंगे तो कितना बचता है, 9 6 1। ठीक है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास आती है 169। आर की वैल्यू कितनी जाएगी 13। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितनी धनराशि में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में जो राशि है 720 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाएंगे आपकी। हाँ, टोटल जो है अपने पास मिश्र धन रहेगा 720 रुपए। तो मान लेते कोई धनराशि पी थी। ठीक है, उसके बाद में इसका जो ब्याज है वो हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। टोटल धनराशि कितनी होगी अपने पास 720 रुपए। ठीक है, 100 कर लेंगे, 5 × 20, 20 से ये 5 बार कैंसिल, तो ये हो गया पी प्लस पी बटे 5 इक्वल टू 720 रुपए प्लस 6p/5 720। 6 से डिवाइड किया इसको, 6 कम 6 12। पी की वैल्यू देगी 120 इंटू 5 600 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई। इसे 1360 रुपए में बेचने पर X% का लाभ होगा। ठीक है,
एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर कोई चीज के अंदर 5% की हानि होती है तो वो कितनी होगी, मतलब तो मतलब 95% की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी होगी, 950 रुपये हो गई। ठीक है, तो इसको 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 95 से डिवाइड किया तो ये हो गया 10, और 100% की वैल्यू होगी यहाँ पे 1000। अब ये बोल रहा है कि 1360 रुपए में बेचने पर 1% का लाभ होता है, लाभ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 1360 रुपए में बेच दिए इसको, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 360 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 1000 पे हो रहा है। ठीक है, तो लाभ कितने निकालेंगे, 360/1000 × 100। ठीक है, कैंसिल आउट, और अपने पास वैल्यू आ गई 36% प्रॉफिट। एक्स की वैल्यू आ गई 36। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके देखेंगे। और सबसे ज्यादा अंतर होगा ना, मतलब दो अनुपातों के बीच में अगर सबसे ज्यादा अंतर होगा ना, वही सबसे बड़ा अनुपात हो जाता है। ठीक है, जैसे 59 में से 26 निकालेंगे अपन। ठीक है, तो 26 निकालें तो कितना अंतर है यहाँ पे, 33 का। ठीक है, और 86 में से 32 निकाले तो यहाँ पे अंतर आ रहा 54 का। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अंतर 18 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 64 में से 37 के तो 27 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है डिवाइड करके देखोगे तब भी उतना ही अंतर दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अंतर है ना, यही सबसे बड़ा अनुपात है। ऑप्शन नंबर 2 इसका डायरेक्ट सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसमें डिवाइड करके देख सकते हो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 31 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, 6 और 31, सबसे पहले अपन देखते हैं 6। 6 मतलब 3 × 2। ठीक है, 2 से भी डिवाइड होने चाहिए और 3 से भी डिवाइड होने चाहिए, तो दो से सारी संख्या डिवाइड हो रही है बिल्कुल। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, अंकों का जो डिजिट, अंकों का योग करके देखेंगे। अगर योग में 3 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या जो है 3 से डिवाइड हो रही है। सबसे पहले अपन ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया 2 × 8 = 10, 10 × 8 = 15, 15 और 23, 3, 23 में 3 का भाग नहीं आता, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन 4 और 9 13, 14 और ये 20, ये भी नहीं है। 3, 3, 6 ये भी नहीं है। 10, 12 ये ऑप्शन नंबर 4। 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 31 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो ये भी नहीं कर रहे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर बिंदु से उस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने पास एक यह है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, और पेड़ का जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री। और पेड़ से दूरी कितनी दे रखी है, 15 मीटर दूर दे रखी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब 45 डिग्री का कोण होता है तो ये और ये दोनों को दोनों बराबर होते हैं, या फिर इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हो आप, टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, लंब की वैल्यू निकालनी है, आधार है अपने पास 15, तो लंब की वैल्यू कितनी आएगी, 15 मीटर, यही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना कि जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो दोनों लंब और आधार की जो भुजाएं है वो बराबर होती है। तो 15 मीटर 15 मीटर दे रखा है तो इसकी ऊंचाई भी 15 मीटर ही होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,960 रुपये अंकित करता है। यदि 9% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एमआरपी की जो वैल्यू है अपने पास दे रखी है 5,960 रुपए। डिस्काउंट दे रहा है कि 9% का इसके पास क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है,
और प्रॉफिट जो है वो हो रहा है 30% का। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात एमआरपी और डिस्काउंट से क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। कैसे निकालेंगे, एमआरपी का डिस्काउंट निकाल के, मतलब 91/100 करेंगे तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। एमआरपी की वैल्यू कितनी है, 5,960 इंटू 91/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जब हम इसको सोल्व करते हैं, 5,960 इंटू 91 बटे 100 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है सेलिंग प्राइस की 5,423.6। ये हो गया अपने पास विक्रय मूल्य। अब अपने पास दे रखा है प्रॉफिट 30% है, तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना होता है, 130% करेंगे तो कितना आता है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपने पास 5,423.6। यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे अपन। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 5,023 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटे करेंगे 130। ठीक है, जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास वैल्यू होती है 4,172 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही इस जो सवाल का आंसर हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं 77 कितनी बार है। ठीक है, 2 बार। ठीक है, उसके बाद 86 देख लेते हैं, तो 86 देख लेते हैं, मतलब ये हो गया ना, इसको काट लेते हैं। 86 एक बार ये। ठीक है, उसके बाद 89 देख लेते हैं, 89 89 89 89 89 दो 2 बार। ठीक है, 74 देख लेते हैं, सॉरी हम ये भी देख लेते हैं, मतलब ऑप्शन के अंदर जो चीज है ना वही चीज चेक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा नहीं करना है। तो 77 देख लिया अपन ने, 89 देख लिया, 86 देख लिया, अब 74 देख लेते, तो 1 2 3 4, 74/4 बार है, तो इसका ऑप्शन जो है एक इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या, ये जो है तो पास यहाँ पर 8 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18+8√2 और 15-2√2 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है कैसे, अपने पास इस तरीके से देखिए 18 सही 8√2 मध्यानुपाती, मतलब एक अपन इसको मध्यानुपाती मान लेते हैं और लास्ट का अनुपात है 15-2√2। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, अंदर वालों का गुणा x² बराबर बाहर वालों को गुणा, तो 18+8√2 इंटू 15-2√2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 270। 18 को माइनस इससे किया, माइनस 2√2, तो 18 36√2 हो गया। ठीक है, अब 8 को 15 से किया तो 15 120√2, और 8√2 को -2√2 से किया तो कितना बचा, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यहाँ पर अपने पास वैल्यू आती है 270 में से 32 किया तो 238 माइनस प्लस 120 में 36 किया तो कितना बचा 4, 11 में से 3 गया तो 8, 84√2 x² की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट कर देंगे अपन इसको, तो 238 प्लस 84√2। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला अपने पास कि 1,10,000 जनसंख्या है। ठीक है, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है तो 105/100, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है तो 125/100। सोल्व कर लेंगे, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट, तो सीधे से अपने पास होगा 11 इंटू 105 इंटू 125। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे 105 को,
अपने पास जो वैल्यू आती है हम डिजिटल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, डिजिटल 1 को 5, 25 5 आ रहा है डिजिटल, तो ऑप्शन जो है 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम अंक क्या है इसमें, 5 आ रहा है, और गुना करने पर भी अपने पास जो वैल्यू आती है वो इतनी ही आती है। ठीक है, लेकिन बाकी सब में 0 है, तो हम इसको जो है लास्ट डिजिट से भी इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 52 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 26 दिन का कार्य किया और फिर कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए जो है किसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 52 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेते हैं अपन, 52 आता है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी जो आती है वो आती है 26, और इसकी आती है 1। टोटल जो है इसने बोला कि बी ने अकेले 26 दिन कार्य किया और फिर कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। मतलब पहले बी काम करता है, फिर ए काम करता है। बी जो है 26 दिन कार्य करता है, तो 26 दिन काम किया इसने, इसकी एफिशिएंसी 1 करे तो 26 काम हो गया। ठीक है, इधर काम बच गया कितना, 52 में से 26 निकाला तो अपने पास 26 काम बच गया। अब काम करेगा ए, तो 26 काम को करने में 26, ए की एफिशिएंसी 26, मतलब ये 1 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ए जो है शेष कार्य को 1 दिन में कंप्लीट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 960 है, मतलब ऐसे मान सकते हैं x, रुको, दोनों, इन दोनों पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित करते हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। ऐसा बोला कि दो क्रमागत, मतलब अगर x, एक जो है पूर्णांक x है, तो दूसरा हो जाएगा x+1। ठीक है, और इन दोनों का गुणा जो है 960। क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है, मतलब एक x है तो दूसरा x+1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस x इक्वल टू 960, x² प्लस x माइनस 960 इक्वल टू 0। किसमें है ये, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। 80% की छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य 5,180 रुपए, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 48% का लाभ होता है। ओवन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब अपने पास सेलिंग प्राइस दे रखी है, कितनी है, 5,180 रुपए, और डिस्काउंट जो दिया रखा है इसके अंदर 80% का इसके अंदर डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ से एमआरपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एमआरपी की वैल्यू निकालेंगे तो एम डिस्काउंट 80%, तो यहाँ हो गया 20% बटा बराबर 5,180। यहाँ से जो है एमआरपी जाएगी 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 4, 9, 25, 25,900। ठीक है, 5,180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,900, ये हो गया एमआरपी। दूसरा बोल रहा है कि अगर कोई छूट नहीं दी जाती है, एक बात बताओ, अगर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है, तो जो एमआरपी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो डिस्काउंट नहीं दे रखा है तो इसकी जो हम वैल्यू है वो मान लेते हैं कि ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर 48% का लाभ दे रखा है, तो सीपी इंटू 48% लाभ 148/100 इक्वल टू, विदाउट डिस्काउंट जो है एमआरपी की वैल्यू हो जाएगी सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 25,900। सीपी हम इसको सोल्व करें तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 17,500 रुपए कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 17,500 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 29 और बी का तृतीय अनुपाती सी है, यदि बी पहले तीन सम संख्याओं का योगफल है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन इस तरीके से करेंगे, मतलब 29 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अंदर वालों का गुना बराबर बाहर वालों का गुना, तो अगर b² इक्वल टू 29 × c। अब यहाँ पर दे रखा है b जो है पहली पहली तीन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो पहली तीन सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 2 + 4 + 6, और इन तीनों का योग हो जाएगा 12।
ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ रखे अपन, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू 29 इंटू सी, ये होगा 144, नीचे इधर है 29 और इधर सी। तो इसको सोल्व करेंगे तो 144 में 29 का भाग दिया तो कितना है, 4.965। ठीक है, लगभग ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। टी क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 576 किलोमीटर, 630 किलोमीटर और 315 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एवरेज जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपने पास दे रखे 576 किलोमीटर, 630 किलोमीटर और 315 किलोमीटर। ठीक है, टोटल टाइम कैसे होगा, टाइम निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इक्वल टू स्पीड दे रखी है, स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी। टी निकालने के लिए कैसे करूँ, डी अपॉन एस। तो सबसे पहले किलोमीटर अपना 576 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 16 प्लस 630 किलोमीटर और किस स्पीड से 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और लास्ट की है 315/9। ये एवरेज जो स्पीड है वो आ जाएगी यहाँ से, सोल्व कर लेंगे अपन। तो टोटल ऊपर तो 576 प्लस 630 प्लस 315 बनता है 1521। ठीक है, नीचे अगर हम करेंगे तो 576 में अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो 36 आता है, यह आता है 90, इसको भाग दिया 9 3 27, 9 5 45, तो ये होगा 1521/11, 4 13 16, 161। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 9 सही 72/161 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अपनी सामान्य चाल की 5/7 साल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट की दूरी से देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है नॉर्मली एस इक्वल टू डी अपॉन टाइम। ये बोल रहे हैं अपनी 5/सामान्य चाल से चलने पर डिस्टेंस उतनी ही है, टाइम ले रहा है कितना, 20 मिनट एक्स्ट्रा। अपने पास ये दो इक्वेशन होगी, दोनों को सोल्व कर लेंगे। डिवाइड किया अपने पास, तो डिवाइड करने पर अपने पास वैल्यू आती है एक सही 5/7 इक्वल टू 1/t, 1/t प्लस 20। ये ऊपर गया तो ये बनता है 7/5, तो ये बन जाएगा t+20/t। ठीक है, यहाँ से 5t प्लस 100 इक्वल टू 7t। ठीक है, 7t में से 5t गए तो कितना बचा, 2t इक्वल टू 100 और t की वैल्यू जाएगी 50 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 विषयों में अनवर्ग के अंकों का औसत जो है 75 है। विज्ञान को छोड़कर 6 विषयों में उसका औसत 70 है। विज्ञान में उसके अंक कितने हो गए, तो विज्ञान को जब कैसे निकालेंगे, टोटल जो अंक था 75 इंटू 7, 7 विषयों का, उसके बाद विज्ञान को बाहर निकाल दिया तो अपने पास औसत बचता है 70, कितने का विषय का, 6 का। निकाल लेंगे, ये 7×5 = 35, 3 49 52, 525, 420, ये जगह 105। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। एक खोखला गोलाकार एक खोखला गोलाकार 21 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं जो है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इसका जो खोखला है उसका वजन कितना होगा। ठीक है, साइंस को और मैथ को दोनों को मिला के क्वेश्चन दिया। हालांकि इसके अंदर फॉर्मूला दे रखा है अपन को कि डी इक्वल टू घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व डेंसिटी इक्वल टू द्रव्यमान m बटे वॉल्यूम v। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व की वैल्यू दे रखी है अपने पास 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से मास कितने निकालेंगे,
डी इंटू वी। डी दे रखा है, वी निकालना है, तो वी निकालने का फॉर्मूला अपने पास है 4/3 पाई आर। दो है तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। फॉर्मूले के अंदर रखते हैं 4/3 इंटू 22/7। पहली त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर की, तो 9 क्यूब माइनस 8 का क्यूब। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729 और 5 का क्यूब होता है 512। क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। 729 में से 512 गए तो ये बचता है 217। कितने बचे? 217। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 217 इंटू अपने पास वैल्यू निकल के आती है 909.33। ठीक है, यहाँ से अब मास निकालेंगे। मास निकालने के लिए क्या करें? डेंसिटी, डेंसिटी अपने पास दे रखी है 21 ग्राम पर सेंटीमीटर को, और ये हो जाएगा 909.33। इसको गुणा कर दिए अपन तो अपने पास वैल्यू आती है 19,096। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, ग्राम में है। किलोग्राम में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास वैल्यू रहेगी 19.096। तो किलोग्राम में पहुंचा है इसमें वैल्यू। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइप ए, पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में भर जाए? ठीक है, सबसे पहले अपन इसका वो निकालते हैं। तो ए जो है 84 मिनट में कंप्लीट करता है, तो बी जो है 36 मिनट में कंप्लीट करता है। यहाँ इनका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम जो होता है यहाँ पे इनका निकलेगा एलसीएम। 2 से डिवाइड किया तो ये 42, ये 18। 2 से डिवाइड किया 21, ये 9। 3 से डिवाइड किया तो 7 और 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 1, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है अपने पास क्या, 4 इंटू 9 इंटू 7, मतलब हो गया 36 को 7, 252। ठीक है, अब ए 84 से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आता है। 36 से डिवाइड किया तो 7 आता है। टोटल अगर ए प्लस बी काम करेंगे तो यहाँ पे 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता है अपन। इसने बोला है कि पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं, तो ये हो गया पाइप ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी 42 मिनट में भर जाए? यहाँ पे उसके बाद ए ही काम करता है। टोटल जो है टाइम यहाँ पे कितना, 42 मिनट ले रहे हैं। अब बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए? यहाँ पर बंद कर देंगे, इसके बाद ए अकेले काम करेगा। यहाँ पर हम इसको सोल्व इस तरीके से करेंगे। ए जो है टोटल 42 मिनट काम कर रहा है और ए की एफिशिएंसी है 3। ठीक है, तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच्चा है, कितना होता है? 6, 126। टोटल काम अपने पास कितना है, 252। बी का जो काम है, टाइम है, कैसे निकालेंगे? 252 में से 126 निकाले तो कितना बचा, 6, 2, 126 ही बचता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको बी, बी का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब ए का जो टाइम है उस हिसाब से निकल गया। अब जो टोटल जो काम बचा वो बी करेगा। अब बी कितने दिन कितने मिनट में करेगा, उसके लिए इसकी एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो 126 में 7 से डिवाइड किया तो 6, 18। 18 मिनट बाद, मतलब 18 मिनट बी काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि 18 मिनट बाद में हम इसको बी को बंद कर देंगे और ए अपना काम करता रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अक्षय के पास 1218 रुपए है। इसने अपने बेटों अर्जुन कार्तिक में बांट दिए। उन्हें
इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी? यहाँ पर क्या कर रहा है, जो मिश्रधन बन रहा है लास्ट में जाके वो दोनों की राशि को सम्मान कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो है कार्तिक हो गया और ये अर्जुन हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कार्तिक को 100 रुपए दिए, अर्जुन को कितना हो गया 1218 माइनस एक्स कर लेंगे। रेट जो है चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, कार्तिक जो है वो 13 वर्ष बाद और अर्जुन जो है वो 12 वर्ष बाद, अगर हम देखेंगे इनका मिश्रधन तो सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला लगा देंगे। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपन यहाँ पे इसका मिश्रधन कितना होगा, x+1 + 10 आर की वैल्यू टाइम 13 वर्ष इक्वल टू इसका मिश्रण कितना होगा 1218 माइनस एक्स इंटू 1 + आर की वैल्यू 10 इंटू टाइम 12। यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो 12 है या 13 है तो यहाँ से एक बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 11/10 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1218 माइनस एक्स। 10 को इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर 11x, इधर 1218 जीरो, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 10x। ठीक है, इधर हो गया 21x इक्वल टू 121 80। x से मल्टी x सॉरी 21 से डिवाइड करते हैं अपन, तो 21 से डिवाइड करने के बाद अपने पास x की वैल्यू आती है 580 रुपए। मतलब कार्तिक को जो राशि प्राप्त हुई थी वो 580 रुपए प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन जो है 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबवर्तीय शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास 1078। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है अपने पास 21 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, तो यहाँ पर पहले पहले निकाल लेते हैं अपन आर। तो 1/3 पाई r², ये हो गया 21 बराबर 1078। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपने, आर स्क्वायर इधर का ये 3 से ये हो गया 7 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 1078 जो 7 से डिवाइड कर देंगे और पाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे तो 22 × 7, 7 से 7 ये कट जाएगा। तो 1078 के अंदर 22 से भाग दे तो अपने पास वैल्यू आती है 49। तो यहाँ से आर की वैल्यू जाएगी 7। ठीक है, अब बोला शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक तो होता है πr/l, मतलब शंकु कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एक तो इसका एरिया ये हो गया πr/l प्लस एक इसका एरिया कितना होगा πr²। तो इसको फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करते हैं πr/r+l, ये अपने पास फॉर्मूला आ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, आर अपने पास है, पाई अपने पास है, एल निकालना है। मतलब ये एल होता है, ये एच होता है और ये आर होता है। तो एल की वैल्यू यहाँ से निकलेंगे, कैसे निकालेंगे, L² बराबर r² प्लस h²। आर की वैल्यू कितनी है 49, r² की वैल्यू 49 है, h² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 का स्क्वायर, ये हो गया 49 प्लस 441, ये हो गया 9 और 1 10, 4 1 5 9, 490 L² की वैल्यू, और एल की वैल्यू जाएगी √490। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू है √490। 7 से 7 कैंसिल। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अंदर से अंदर जो है 490 जो है, ठीक है यहाँ देख लेते हैं अपन, 490 जो है अंदर, ये क्या है, एक तरीके से इसको ऐसे हम बोलते हैं 49 × 10। ठीक है, तो ये 7 बार आ जाएगा, तो 7 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 7
प्लस 7 × 10। 7 कॉमन ले लेंगे, तो 7 कॉमन लेंगे, बाहर मल्टीप्लाई करेगा 154 हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा 1 + √10। ये अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 154, 1 + √10 cm²। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 442 रुपए परिवहन पर और 9,115 रुपए किराने पर खर्च करता है और शेष 946 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? मतलब यहाँ पे सिंपल सा देखेंगे, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 100% की वैल्यू यहाँ पर बोल रहा है कि 40% घर के किराए पर खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद में 442 रुपए परिवहन पर खर्च करता है, 9,115 रुपए किराने पर खर्च करता है, और शेष कितना बचा है? 946 रुपए बचता है। हो गया, 100% को अपन ने पूरा यूज कर लिया। यहाँ से इधर आता है 60% इक्वल टू, इनको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 442 प्लस 9,115 प्लस 946, इसके बाद 10,503। तो 60% की वैल्यू है ये, 100% की वैल्यू कितनी? 100% की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। 10,503 में 60 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास वैल्यू 17,505 आती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ऐसा निकाला कि 100% निकालेंगे तो 10,503 में 60 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। द्विघात समीकरण अपने पास 2x² है, ठीक है, 4x + 8 है। 2x² प्लस 4x + 8 बराबर 0। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करने पर x² प्लस 2x + 4 = 0। मूलों की प्रकृति देखनी है तो अपने पास फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। इसके वैल्यू पर डिपेंड करता है। b² अपने पास 4 हो जाएगा, 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 16 बराबर -12, मतलब नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है तो कोई इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होती है तो अलग अलग मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। बराबर 0 होती है तो दोनों मूलों जो है वो सेम होता है। नेगेटिव होती है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसके वास्तविक मूल नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ए की आयु बी की आयु के 4 गुने का 34 है, और ए की आयु के 3 गुने को बी की आयु के 7 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 97 वर्ष होता है। ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने, तो बी की आयु के 4 गुने का योग जो 34 वर्ष है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, ए की आयु के 3 गुने को बी की आयु के 7 गुने में जोड़ दिया जाता है तो अपने पास परिणाम होता है 97। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं अपन। सोल्व करने से के लिए क्या करने होगा, इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आता है 3a प्लस 4t 12 बराबर 34 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 102। इनको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो 3a से, अब ये हो जाएगा 3 में से 3 कैंसिल आउट, इसको ऐसे करेंगे कैंसिल आउट। यहाँ बच गया -5b, और यहाँ पे बच गया -5। तो b की जो वैल्यू है वो आ गई यहाँ पे 1। जब b की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। 34 यहाँ पे लिखेंगे 4, 34, 1 की वैल्यू हो गया 30। तो 1 और 30 कितने टोटल योग पूछा है? 31। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे मान ज्ञात सिंपल सा दे रखा है 34, ठीक है, 4 × 9/9। ऑफ को पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो 9/8, 9 से 9 कैंसिल, ये बच गया 9/8। तो 4 × 9/8 कितना बचा है? 2। 9/2 बच गया, तो 34 9/2 मतलब हो गया 34, 9 × 2।
68/9। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2858 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 होता है, शेषफल 178 होता है। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x माइनस वाई करते हैं तो अपने पास 2858 प्राप्त होता है। मतलब बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। जब दोबारा बोला कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो अपने पास शेषफल जो है बच रहा है 178, भागफल 5 जा रहा है। इसको इसको देख के क्या लग रहा है कि मतलब x की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, 5y प्लस 178। ठीक है, x की वैल्यू इक्वेशन अपने पास एक ये हो गई, दो ये हो गई। x की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन एक के अंदर, तो 5y प्लस 178 माइनस वाई इक्वल टू 2858। यहाँ पर 4y 178 इधर गया तो 2858 में से 178 निकाल देंगे। तो 2858 में से 178 निकाला अपने पास तो 2680 बच गया। y की जो वैल्यू है वो बच जाएगी 2680 में 4 से डिवाइड किया 670। जब y की वैल्यू 670 होगी तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 2858 प्लस 670। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2858 3528। ये बोला दो बड़ी संख्या 3828 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कितनी है 3528 और एक संख्या 3828 में एचसीएफ निकालना है। तो एक तो संख्या होगी 3528 और एक संख्या होगी 3828। दोनों का डिफरेंस कितना है 300 आ रहा है। ठीक है, 300 डिफरेंस आ रहा है। जिस डिफरेंस के अंदर संख्या में डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा, 17 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से डिवाइड हो रहा है। 12 जो है यहाँ पे एलसीएम सॉरी एचसीएफ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तीन संख्याओं का औसत जो है 23 है। यदि दो संख्या 11 और 25 है, तीसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तीन संख्या का औसत 23 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। तीन संख्या का औसत 23 है, मतलब ये हो गया 69। तीनों का योग 69 हो गया। दो संख्या 11 और 25 है, मतलब 11 25 प्लस जेड। ठीक है, 30 संख्या निकालनी है, जेड निकालना, ये हो गया 36। तो 69 में से 36 गया तो ये बच गया 33, ऑप्शन नंबर 4। बात करते बात करते क्वेश्चन नंबर 30 की, जिसके अंदर अपने पास x की वैल्यू है वो देखिए 1460 की पावर 0.93। y की जो वैल्यू दे रखी है अपने पास 1460 की पावर 0.22। अब लोग को निकालना है x की पावर z बराबर y की पावर 7। ठीक है, तो रख लेते हैं x की वैल्यू कितनी है अपने पास 1460 की पावर 0.93। इसकी पावर z, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू निकालनी है अपन को, इक्वल टू 1460। ठीक है, y कितना है 1460.0.22 के पावर 7। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेस जो है सेम है अपने पास, मतलब जब बेस सेम होता है तो ये वाली जो घातें होती है वो बराबर होती है। जैसे मतलब m की पावर x है और m की पावर n है ना, या फिर y है, यहाँ पर x बराबर y हो जाता है। तो यहाँ पर 0.93 इंटू जेड इक्वल टू 0.22 इंटू 7। जेड की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास, तो 0.22 को अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और भाग दिया अपन किसका 0.93 का, तो अपने पास वैल्यू आती है 1.65। मतलब ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।